आज करंट अफेयर्स है 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर का है करंट अफेयर्स है। लगभग कुछ 30 क्वेश्चन होंगे, फटाफट देख लेते हैं, इस हफ्ते का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं छूट जाएगा तो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मॉडल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिवर्स प्रपोज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। एक नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो रिवर्स के लिए, नदियों के लिए किया हुआ है, वो कौन सा मॉडल है? अर्थ गंगा। ठीक है, अर्थ गंगा प्रोग्राम जो है असल में ये नया नहीं है, ये 2019 में ही मोदी जी ने प्रपोज कर दिया था, लेकिन अब फिर से इसको रिन्यू किया जा रहा है। तो अर्थ गंगा मॉडल जो है, हुआ क्या है कि जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा जो है वो अभी स्टॉकहोम में गए थे, तो वहां पर उन्होंने ये चीज जो है वो रखी है कि हम अर्थ गंगा प्रोग्राम को इस तरह से इंडिया वाले जो कर रहे हैं, नमामि गंगा अलग ही, अर्थ गंगा है ये। अब बड़ी हैरानी की बात यही है कि एक ही नदी और एक ही प्रोग्राम के लिए हमारे अलग अलग रखते हैं, और ऐसा नहीं है। और यही कारण है कि शायद कि रिसोर्सेस का वेस्टेज ज्यादा हो रही है। और आप देखोगे ना कि बात सिर्फ नदियों की रखी नहीं है, बात कई जगह पर ऐसे है। जैसे कि हम गरीबी की बात कर लेते हैं, तो गरीबी के 50 तरह के आपके पास प्रोग्राम है। रोजगार की बात करें तो रोजगार के 50 तरह के प्रोग्राम है। अब मैं यहां पर इसलिए बोल रहा हूं कि अभी अब आपको जो मेंस में लिखने का मौका लगेगा, तो अब इन बातों को उठा सकते हो कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट, तो 25 तरह के करने की जरूरत नहीं है कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव, स्टैंड अप इनिशिएटिव, ठीक है, स्टार्टअप इनिशिएटिव, दिल्ली सरकार का आ गया मेक इंडिया नंबर 1 इनिशिएटिव। तो इसमें क्या होता है, आदमी घूमता रहता है, राउंड एंड राउंड घूमता रहता है। बेहतर होगा कि हम एक प्रोग्राम करें और फुल तरीके से करें, उसका पूरा देखें। और ऐसे उदाहरण रहे हैं, जैसे कि नरेगा देख लो, अपने आप सक्सेसफुल है, वो एक ही है, वो कुछ नहीं, उसमें ऐसा नहीं बोला गया कि गड्ढा खोदने वाले अलग होंगे, नाली खोदने वाले अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। एक प्रोग्राम बनाया, गांव का बनाया, एक मॉडल तैयार किया, जो भी इसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, जो भी जैसे आ रही है उसको सॉल्व किया और चल रहा है वो। मैं नहीं कहता कि परफेक्ट है, बट सक्सेसफुल है। ठीक है, तो यहां पर ना गंगा को लेकर भी अलग अलग मॉडल्स आए, अलग अलग टाइम पे आए हैं। अब यहां पर आजकल अर्थ गंगा मॉडल जो है उन्होंने किया। अब इसमें एक जो पॉइंट हमें थोड़ा समझने वाला है, ये तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर ही लिया, लेकिन एक जो पॉइंट ज्यादा डिस्कस करने वाला है कि भाई वो पहले से कि एम टू कनेक्ट पीपल विद रिवर थ्रू इकोनॉमी। ये फोटो बनाई इसलिए गई है कि भाई हल्दिया से शुरू होगा हमारा शिप, ठीक है, और पूरा जहां तक गंगा जा रही है वहां भी बात करते हैं। ठीक है, तो रिवर्स थ्रू नहीं, आप इतना महंगा फोन जो है सिर्फ फंक्शंस के लिए नहीं लेते। आईफोन कभी भी अपनी फंक्शनैलिटी के लिए फेमस नहीं है, वो वैल्यू क्रिएट करने के लिए है। एक बार मैंने आपको किसको बता रहा था मैं, टाटा नैनो क्यों फेल हो गई। टाटा नैनो की टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1 लाख रुपए में कार दे देना किसी के बस की बात नहीं थी, फिर वो क्यों फेल हो गई, इसका एक ही था कि जो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाई। एक आर्टिकल ने टाटा नैनो को बर्बाद कर दिया। टाटा ने जो के मालिक जो थे, क्या नाम है, चेयरमैन जो थे, रतन टाटा का इंटरव्यू लिया इकोनॉमिक टाइम्स ने, और उस इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया कि क्या क्या है, टाटा नैनो कैसे बनाई, क्या बनाई, सब कुछ बताते गए। जो जर्नलिस्ट था उसने हेडिंग जो दी वो दी कि इंडिया चीपेस्ट कार, ये हेडिंग थी इकोनॉमिक टाइम्स की। फिर गलत नहीं था, टेक्निकल ठीक है, लेकिन जो इंडिया है, इंडिया की मार्केट है, वो कार को वैल्यू करता है अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं करता है, अपने प्रेस्टीज और अपनी लग्जरी के हिसाब से करता है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस किसी भी चीज उस चीज से अटैच नहीं होना चाहेगा जहां पे उसकी वैल्यू कम हो रही हो। कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे यार अच्छा टाटा नैनो लिया, अरे 2 बाइक खरीद लेते इससे अच्छा, तो वो ज्यादा पड़ते। तो आपने उसकी फंक्शनैलिटी को नहीं देखा, क्योंकि अगर आप फंक्शनैलिटी देखते हैं तो मुझे लगता है टाटा नैनो से बेहतर कोई गाड़ी कोई नहीं है। महंगी गाड़ी बनाना आसान काम है, ताम झाम लगा दो, महंगे सस्ती गाड़ी बनाना मुश्किल काम है भाई। सस्ती गाड़ी की वाइपर में भी 2 की जगह 1 वाइपर होगा, और 1 वाइपर भी किस तरह काम करेगा, ये है इंजीनियरिंग। तो आपने टाटा नैनो इसलिए फ्लॉप नहीं की कि आप उसकी फंक्शनैलिटी खराब थी, इसलिए आपने उसको रिजेक्ट किया क्योंकि आपकी वैल्यू क्रिएट नहीं हो पा रही थी उसके साथ, उससे अटैच होकर आपकी वैल्यू डिग्रेड हो रही थी। अब उसकी मार्केटिंग कह लो या चूक कह लो या कुछ भी कह लो, है ना। लेकिन आईफोन ने शुरुआत से ही ध्यान रखा कि जो लोग खरीदेंगे वो वैल्यू, आईफोन अगर किसी के पास है तो इसका मतलब क्या है कि वो बड़ा आदमी है, यही तो होता ना, बड़ा आदमी है।
अमीर आदमी है, और किसको नहीं चाहता अमीर दिखना? कौन अमीर दिखना नहीं चाहता है? कौन वैल्यू क्रिएट? आप कोई आपसे घर में मिलने और अगर वो आपके टेबल पर अपना आईफोन रख दे तो आप ना उसको ठंडी कोल्ड ड्रिंक ऑफर करोगे, बाकी वो चाय ऑफर करोगे, आप उसको ठंडी कोल्ड ड्रिंक ऑफर करोगे, क्योंकि आपको पता है ये बड़ा आदमी है यार, ये चाय पीता ही नहीं होगा, वो तो कॉफी पीता हो। ये हमारी मिडिल क्लास साइकोलॉजी है ना, और कुछ नहीं है। और बताओ मैं आपको कि आईफोन ने क्या किया, 90% लोगों को तो पहले रिजेक्ट कर दिया कि जाओ भागो यहाँ से, तुम गरीब लोग हो, भागो, तुम्हें तो तुम हमारे कस्टमर ही नहीं हो। क्योंकि 90% लोग जो हैं वो परचेसिंग पावर उनकी है नहीं कि 1.5 लाख का मोबाइल ले लें। 10% ने फोकस किया, 10% को लगा कि एक एक्सक्लूसिव एक ग्रुप क्रिएट हो गया कि 10 लोगों में एक आदमी के पास आईफोन है, ठीक है, तो वो एक आदमी की इमेज बहुत बन गई। इस चीज ने उन 9 लोगों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डाला कि यार क्या बंदा अलग ही, अगर मैं भी देख लूंगा तो शायद मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा बन जाऊंगा जहां पर इज्जत मिले। तो उसने क्या किया, उसने अपना घर सामान बेचकर, उधारी मांगकर, किडनी बेचकर फोन लिया। अरे किडनी बेची गई है भाई, चाइना में किडनी बेची गई है, किडनी बेचकर। अब बताओ यार, वो अगर किडनी बेची होगी, 2 ही किडनी होती है अमूमन तो, और उसके बाद नया मॉडल आ गया 6 महीने बाद, तो क्या होगा, किडनी तो आ नहीं पाएगी। अब ये हो सकता है कि ये फेक हो, ये झूठी खबर भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह की पब्लिसिटी होती है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आगे रिवर्स थ्रू इकोनॉमी समझ में आ गया। ये इकोनॉमी वाला फंडे बता रहा हूं आपको, सिलिटेशन वाला फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, क्या दिक्कत है। अब समस्या क्या है, एक चीज और जो मैं समझने वाली है वो है यहां पर जीरो बजट। व्हाट इज दैट? जीरो बजट क्या है? जीरो बजट कि भाई कोई खर्चा ही ना है, खर्चा ही ना है, इतना सस्ता हो जाएगा, खर्चा ही ना है, रिवर्स के माध्यम से चलेगा, कोई सड़क की जरूरत नहीं है, बस सामान ढो रहे हैं। जीरो बजट, नेचुरल फार्मिंग, मोनेटाइजेशन एंड रीयूज ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर, लाइवलीहुड जनरेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड टूरिज्म, ये सब जो है इस चीजों के माध्यम से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहे आपको ये प्री का सवाल आए, चाहे आपका मेंस का सवाल आए। अब एक बस और सवाल, जीएस सुनो, जीएस के ऊपर आता है, वाटर वेज के ऊपर आपको सवाल आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का सवाल आता है वाटर वेज के ऊपर, कितने कितने वाटर वेज हमारे देश में हैं और कहां कहां से जा रहे हैं। वाटर वेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं, और कहां कहां है। ये हल्दिया से लेकर वाराणसी तक जो है वाटर वेज नंबर 1 है। जैसे हाईवेज होते हैं वैसे वाटर वेज है। टूरिज्म हो रहा है, टूरिज्म तो बहुत पहले से हो रहा था, मैं तो पटना के देखा था, समझ में आ रहा है। ये वाटर वेज के जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको हाँ इसको बढ़ा दूंगा। 6 होते हैं तो 6 आप देख लेना इसमें से, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, जब भूलना हुआ सब कुछ भी। एक बार छोटा करता उसको, साइड में। द 300 मीटर लॉन्ग अटल ब्रिज कहां पर है भाई? पेडेस्ट्रियंस के लिए, यानी कि पैदल चलने वालों के लिए और साइकिलिस्ट के लिए इनॉग्रेट किया गया है। साइकिल चलाने वालों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज बनाया गया है। तो कहां पे होना चाहिए? ये गुजरात में है, और ये बनाया गया है ये, ठीक है। ये आपका पैदल चलने वालों के लिए है, अहमदाबाद में बनाया गया है, अटल ब्रिज नाम का ये बनाया गया, जो कि साबरमती के 2 रिवर्स को कनेक्ट, 2 बैंक्स को कनेक्ट करेगा, 2 किनारों को करेगा, साबरमती जो नदी है, ठीक है। और वैसे हमारे यूपी में भी तो बनाया गया था, लोहिया पथ बोलते थे उसको, ना साइकिल वाला अखिलेश यादव ने बनाया था साइकिल के लिए। आप देखो ना उधर जाओगे तो साइड में साइकिल वालों के लिए बनवाया गया था ये, ठीक है। ट्रैक हाँ है, लेकिन उसको नाम उसको वो दिया था, साइकिल ट्रैक कुछ होगा। चलिए साइकिल पत्ती ऐसे कुछ ऐसी नाम दिया था, मुझे याद है। अब अटल क्या नाम है, 6-7 साल हो गए भाई उनको गए हुए, तो थोड़ा सा आइडिया नहीं पता, ठीक है। हाँ साइकिल चलानी चाहिए भाई। हमारे देश में लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, लेकिन विदेशों में लोग साइकिल चलाते हैं, क्योंकि हमारे देश में फिर वही बात आ जाएगी, अगर आप साइकिल चला के आ रहे हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, लोगों लगेगा यार तो गरीब आदमी है ये तो। अब आप उससे बोलो नहीं मैं तो पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ, कह रहे छोटा पेट्रोल बचाने के लिए काम कर रहे हो तुम, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। फिर आपको चाय नहीं पूछेगा, या चाय पूछेगा तो आधी चाय देगा आपको, तो उससे क्या कहोगे कि मैं अपनी इमेज क्रिएट करता हूँ मैं। तीसरा था नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया था बताओ? क्यों बनाया था? कौन थे ये? तो पता ही है, फैक्चुअल सवाल है। मेजर ध्यानचंद है, ठीक है। इनका नाम असली नाम मेजर ध्यान सिंह था, लेकिन इतना प्रैक्टिस करते थे चांद की रोशनी में कि इनका नाम
मेरे ध्यानचंद हो गया, और ये अपने हॉकी के अच्छा इनको भारत रत्न मिला कि नहीं मिला है? भारत रत्न मिला है यस या नो? नहीं बनने के बाद तक मिला, अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, अभी कैंपेन चल रहा है इनके ऊपर, ठीक है, कि भारत रत्न को दिया जाए। और ये इन्होंने 1928, 32, 36 में इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड जीता था इंडिया के लिए। और ये फैक्चुअल सवाल है, नेशनल स्पोर्ट्स डे इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। अरे मैं स्पोर्ट्स डे की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर बड़ी कंट्रोवर्सी है, तुम कह रहे हो जो तुम्हारा पॉइंट है। एक मिनट, जो ये बोल रही है इसने वो पेपर का वो आर्टिकल पढ़ा है जहां पर खबर आई थी कि क्या एक किसी स्टूडेंट ने, किसी बंदे ने आरटीआई डाल दिया था कि राष्ट्रपिता बापू है कहाँ है, ठीक है, या हमारा नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, यही तुम बोल रहे हो ना इससे। तो वहां से रिप्लाई आया था कि भाई राष्ट्रपिता तो कोई पोस्ट नहीं है, जो कि जेन्युइन सी बात है। राष्ट्रपिता क्यों है? किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। तो कोई पद तो था नहीं, सरकारी पद था नहीं कि राष्ट्रपिता हैं, ये बापू बोल रहे होते हैं। ठीक है, वो तो कोई, चलो हम तो अब चाचा नेहरू है तो थोड़ी चाचा ही है हमारे, वो हमारे पापा तो छोटे हैं उनसे, ठीक है, हमारे दादा की उम्र के, हम चाचा में बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो एक प्यार से संबोधित करने वाला है कि हम प्यार से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हॉकी की जो बात कह रहे हो कि हॉकी के लिए हम लोग मानते हैं कि स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स है, लेकिन जो सरकारी जो रिप्लाई आया था वो ये था कि वो हॉकी जो है नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, ये था। अब हमने पढ़ा तो भैया जीके की किताबों में यही पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आरटीआई जो आया है वो अलग आया है। अब इसके बारे में हम विस्तार में बात कर लेंगे। लिनथियो चनाबम, इन्हें अभी न्यूज में रही है, कौन से स्पोर्ट्स में उन्होंने नाम जीता है? लिनथोई चनाबम, ये पहली इंडिया की लड़की है या स्पोर्ट्समैन है जो इन्हें गोल्ड जीता है जूडो के अंदर। ये मणिपुर की है, 15 साल की है ये। 15 साल की उम्र में आपको साइकिल चलाने नहीं आ रही होगी, इसने जूडो में गोल्ड जीता, और एकमात्र इंडियन है जिसने मेडल जीता है जूडो के अंदर, ठीक है। ये मणिपुर की है। मणिपुर में देखो स्पोर्ट्स को लेकर कल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, और लोग भी हैं इसके अंदर। और ये टॉप्स प्रोग्राम के साथ है। टॉप्स प्रोग्राम क्या होता है? ये टॉप्स का प्रोग्राम क्या होता है? ये क्या चीज है भाई? टॉप्स ये किसको टारगेट करता है, क्या करता है ये? टॉप्स प्रोग्राम वो है जो ओलंपिक्स के लिए तैयार करते हैं, हाँ? असल में क्या है कि ऐसे तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है, तो जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, दो तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, एक ओलंपिक स्पोर्ट्स और एक नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स। अब नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में आप क्या, क्रिकेट आ गया जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ओलंपिक में जो खेले जाने वाले स्पोर्ट्स हैं उनके लिए बनाया गया है। अब उसमें भी क्या है, कुछ खास लोगों को चुन लिया जाता है जिनके पदक जीतने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे कि अब ऐसे तो 100 लोग जा रहे हैं, लेकिन 15 लोग ऐसे होंगे यार जो कि लगता होगा कि हाँ ये कुछ जीत सकते हैं। जैसे कोचिंग में भी 1000 लोग पढ़ रहे हैं तो कोचिंग वालों को लग जाता है कि यार ये 50 लोग जो हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, कुछ कोचिंग करती है कि उन 50 लोगों के लिए अलग ग्रुप क्या करती है, स्पेशल अटेंशन देती है ना, कि भाई जो निकल रहा है वो निकल ही जाए, ठीक है। तो ये टॉप्स प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम है जो ओलंपिक में मेडल जीतने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा होती है उनके लिए। अब इसमें क्या होता है कि प्राइवेट फंडिंग होती है, तो कंपनीज हैं इसके अंदर। अभी कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने बहुत सारा स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट, मतलब अच्छा परफॉर्म किया, या ओलंपिक्स में पिछले साल भी ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप देखो पिछले कुछ सालों में इंडिया परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, पहले दिखता ही नहीं था, अब तो मेडल जीतने लगे हैं। और बाकी इस बार का ओलंपिक अगर आपने बहुत क्लोजली देखा होगा तो इंडिया ने जिनमें मेडल नहीं भी जीता तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब 4th आ रही, 5th आ रही, 6th आ रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है भाई। क्रिकेट में 7-8 देश हैं बस, लेकिन अगर आप एथलेटिक्स में ही बात कर लो तो 150 कंट्री है, 200 कंट्री, सभी लोग भाग रहे हैं, तो उनमें भाग जीतना तो उसमें अगर 4था, 5वां, 6ठा भी आ जा रहे हो, ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई, पहले तो क्वालिफाई करना पड़ता है, सब लोग नहीं आते हैं, तो अपनी कैटेगरी में पहले क्वालिफाई करो, उसके बाद जाके उसमें फिर पार्टिसिपेट करो, फिर जीतो, कितना मुश्किल है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग होते हैं तो उनको टॉप्स की स्कीम में डाला जाता है। अब इसमें प्राइवेट कंपनीज, भारत सरकार सब मिलकर काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अब यहाँ से एक और आया था, यहाँ पर एक चीज़ आती है CSR, सॉरी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR सुना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिख लो काम आएगा।
मेंस में। ये क्या चीज़ है? अब नेचर के प्रति नहीं, इसका मतलब क्या है कि भाई कोई बड़ी कंपनी है, उन्होंने पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, अब ठीक है आपने बिजनेस किया, यहां पर पैसा कमाया, मान सम्मान सब कमाया, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, समाज के प्रति की नहीं बनती है। तो भारत सरकार ने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि आपके अपने प्रॉफिट का लगभग 2%, अगर मैं सही हूं तो लगभग 2% आप CSR में डालोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि मान लो कि कंपनी है कोई NTPC, अब NTPC बहुत बड़ी कंपनी है, या अडानी की बात कर लेते हैं या अंबानी की बात कर लेते हैं, ये प्रॉफिट तो आ ही रहे होंगे ना, तो उस प्रॉफिट का 2% जो है वो किसी भी हालत में आपको CSR में डालना पड़ेगा। अब CSR में क्या होता है, कई तरह की चीजें होती हैं, आप चाहो तो स्कूल खुलवा लो, कॉलेज खुलवा लो, लाइब्रेरी खुलवा लो, मतलब इस तरह की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो फिर क्या हुआ कि देखा यह गया कि भारत सरकार ने CSR लॉन्च कर दिया, बट कंपनीज चाहते हुए दे नहीं पा रही हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं। पैसा है, इच्छा भी है, बट सिस्टम नहीं है। किसको देते हैं, कहां देते हैं, फेंक रहे हैं पैसा क्या? तो भारत सरकार ने फिर थोड़ा सा इसको और स्ट्रीमलाइन किया और कुछ स्कीम्स क्रिएट की, टॉप्स की। भैया आप अपना CSR का पैसा जो है इन टॉप्स में डाल सकते हो, आपको यहाँ पर टैक्स रिबेट मिल जाता है। जैसे कि अगर आप कोई डोनेशन करो मंदिर में, तो आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती है। तो कुछ इस तरह का ही सिस्टम यहाँ बनाने की कोशिश की गई है और अच्छा इसका परफॉर्मेंस रही है इसकी, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान जैसे हुआ तो उसमें CSR का मिला, ठीक है। Which country has once again shattered its own record for the world's lowest fertility rate? जो प्रजनन दर होती है, ये होता क्या पहले बताओ? फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर, ये क्या चीज होती है? हाँ? प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट, एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है, ठीक है, ये एक फर्टिलिटी। उस पर सवाल आते हैं आपको, तो सवाल पहले ये है कि किस कंट्री ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट के लिए, ठीक है? तो साउथ कोरिया, ठीक है। अब साउथ कोरिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला, कितना कर दिया उन्हें? 0.81%, 0.81%, ठीक है। अब समझो कि एक औरत जो है एक बच्चा भी पूरा नहीं पैदा कर रही है वो। अब यहां पे थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम लोग इसके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके GS1 के लिए। आपके GS1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पॉपुलेशन का आपका टॉपिक है, आपका है। पहले तो प्री में सवाल जो आता है, फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये तो पता लग गया कि एक बच्चे कितना पैदा कर रही है, ठीक है। इंडिया में कितने फर्टिलिटी रेट चल रहा है? 2, जब एग्जाम पूछा गया था 2.1 चल रहा था, अभी जो रिपोर्ट आई है वो शायद 2.0 के पास आ गई है। वो लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था 2.1 था उस समय। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर 2.3 या 2.4 चल रहा है, यूपी में आई थिंक 2.3 चल रहा है। 2.1 जो ये जो रेंज है, ये रेंज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो जहां पर रिप्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि एक कितनी अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन गई सिस्टम से बाहर, उतनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन ने रिप्लेस कर दिया। तो आपका जो मैन पावर है वो बैलेंस रहता है कि भाई मान लो कि 1 लाख लोग रिटायर हुए तो 1 लाख लोग रिक्रूट हो गए, सिर्फ ये मतलब है, ठीक है। तो 2.1 वो रेशियो है जहां पर बराबर बैलेंस रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे। अगर इससे ज्यादा जाओगे, 2.2 चले जाओगे, 2.3 चले जाओगे, तो ज्यादा लोग हैं और रिटायरमेंट वाले कम है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा यहां पर दो कर लो, ये 2.1 के मैं बोल रहा हूं कि कितने डेथ हुई है और कितने नए बर्थ हुई है। इसका मतलब ये है, लेबर में तो अभी आएंगे हम लोग, कितने डेथ हुई है, कितने हुआ है, तो रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। जितना नीचे जाओगे आप, तो इससे क्या है, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं GS में आ जाए कि फर्टिलिटी रेट नीचे आ जाने का क्या इंप्लीकेशंस हैं, रिजल्ट हैं, तो आप क्या बताओगे? इसका मतलब क्या है? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन ये है कि ज्यादा बच्चे, ज्यादा बूढ़े, बच्चे और बूढ़े बराबर। अब तो नहीं बता दो क्या है? ज्यादा बूढ़े, डेथ रेट। अब इसमें और पूछ सकता है आपसे वो प्री में कि डेथ रेट और बर्थ रेट में पूछ सकता है
कि इस मतलब इसी सवाल को 4-5 तरीके से पूछ सकता है। मैं 4-5 डाल रहा हूँ, ज्योग्राफी में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि किस तरह से, यूपीएससी पूछा गया किस तरह का, अभी पढ़ाई नहीं आप लोगों में पढ़ाऊंगा, किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, मतलब कि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बनता है, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो पढ़ाऊंगा इस तरह से है। इसका लो बर्थ रेट ज़्यादा, मिडिल लेवल पे ज़्यादा और ज़्यादा कम पॉपुलेशन, इस तरह का होता है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इस तरह की चीज़ें, अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर 0.8 हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर बूढ़े ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे। अब इसका फिर से इम्प्लीकेशन आएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग, यहाँ की औरतें बच्चे क्यों नहीं पैदा करना चाहती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, तो गवर्नमेंट को नुकसान है। एक मिनट, गवर्नमेंट को नुकसान है भाई, लेबर नहीं रहेगी, लेबर ही नहीं मिलेगा। जापान में क्या हो रहा है, जापान में लेबर ही नहीं है, क्योंकि 50-60 साल के बाद आदमी उतना काम नहीं कर सकता जो 20 साल का आदमी करेगा। अब आपको तो बूढ़े हो, अब 50-60 साल का आदमी जो है वो तनख्वाह तो ज्यादा चाहता है पर काम कम करना चाहता है। अब आपके आर्मी में क्या हुआ, अग्निवीर को क्यों ऐड किया गया कि कम यंग लोग आएंगे, ज्यादा काम करेंगे, तनख्वाह कम मिलेगी उनको। लेकिन अगर तुम 40 साल की उम्र कर दोगे तो लोग ज्यादा पैसा चाहते हैं, काम कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में क्योंकि पॉपुलेशन जो है ज्यादा है, रिप्लेसमेंट ज्यादा है और हम लोग के पास मैन पावर ज्यादा है, तो हमें कोई दिक्कत है, हम अग्निवीर जैसी चीजें चला सकते हैं। लेकिन जापान में नहीं कर सकते, वहां तो लोग ही नहीं है, ठीक है, लेबर नहीं है। तो अब सवाल यहां पर फिर से आ रहा है, क्योंकि अब इसी टॉपिक के मैंने कितने सारी चीजें पूछी हैं, क्योंकि सोसाइटी, पॉपुलेशन, प्री, मेंस, सब में सवाल पूछा जाएगा ये आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं पूछ लूं कि आजकल की औरतें बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं, इसका क्या तात्पर्य है, मैं वेस्ट में या साउथ कोरिया में, जापान में, अरे कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, मोर कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, ठीक है। अब उनको भी अपना कैरियर चाहिए, वो भी उनको लगता है कि, क्योंकि बच्चा पैदा होने का मतलब क्या है कि अगर देखा है मोटा मोटा कि 5 साल पीछे उन पीछे, जब तक कोई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे कोई सोसाइटी हो, इंडिया की हो या बाहर की हो, या जानवर भी क्यों ना हो, जानवर भी क्यों ना, वो बच्चा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की होती है। इसलिए माँ जो है, अभी तक क्या होता है कि अपना कैरियर का दाव लगाकर ही छोड़कर अपने बच्चे पालती है। और इंडिया में जो हाउस वाइफ बनती है, कभी ऐसा नहीं होता कि उनकी इच्छा होती है हाउस बन जाने की, मजबूरी हो जाती है। क्योंकि हमारे देश में तो ये बात चलती है कि पति जो होता है वो बाहर काम करेगा, औरतें जो है घर के अंदर काम करेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है, जो कि बहुत गलत चीज है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर नहीं होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ लेबर नहीं होना चाहिए। औरतें भी बाहर काम कर सकती है और पति भी जो है लेकिन अगर आप शहर में देखोगे तो वहां पर इस तरह का सेपरेशन ऑफ वर्क जो है कम हो गया है। अब पति देव जो है वो शाम को आकर फिर खाना गर्म कर लेते हैं, करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो खुद उस 8 बजे आ रहे हैं तो बीवी 9 बजे आ रही है, तो पहले फोन कर देती है, ऐसा हनी ऐसा है कि खाना गर्म करके रख देना माइक्रोवेव में। तो हनी बेचारा क्या कर रहा है, हनी सिंह के गाने सुनते सुनते वो माइक्रोवेव ऑन कर दे रहा है, क्योंकि गलत नहीं है। अब ऐसे मैंने आज देखा, बड़ा एक अच्छी, बहुत अच्छी चीज सुनी, देखी मैंने कि महाराष्ट्र के एक गांव में एक स्कूल है और उस स्कूल में एक कंपटीशन होता है जिसके अंदर रोटी पकाने का कंपटीशन है, जो कि सिर्फ लड़कों के लिए है। लड़के लोग रोटी पकाएंगे और ये कंपटीशन हो रहा है, और बच्चे 7-8 साल से कंपटीशन हो रहा है। जितने लड़के हैं 4th-5वीं क्लास के, वो बच्चे बना के रोटी बनाते हैं, गोल रोटी होनी चाहिए, और ये कंपटीशन है। अब पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि जो ये मानसिकता हमारे देश की है कि खाना तो सिर्फ औरत ही पकाएगी और घर के बाहर आदमी घर के बाहर ही काम करेगा, इस मानसिकता को खत्म करना है। क्योंकि अगर आप जब तक ये डिवीजन को खत्म नहीं करोगे, जब तक आप इक्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। तो अब सबसे अच्छा जगह होती है स्कूल। स्कूल सबसे बेस्ट जगह है सीखने के लिए, कुछ नई चीजें सीखने की, इसके लिए हमारे स्कूल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जब बच्चा, छोटा बच्चा, 4th-5वीं क्लास का बच्चा अगर सब सीखेगा कि नहीं मतलब रोटी, मैं भी रोटी पका सकता हूँ, तो क्या, तो कभी उसके मन में ये फीलिंग नहीं आएगी कि क्या वाइफ है वो खाली खाना पकाने के लिए, मैं ही बाहर जाऊँ, मैं ही सुपरमैन हूँ, तुम बैठो घर के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे इनिशिएटिव बहुत होने चाहिए, क्योंकि स्कूल में जो सीख लिया उसके बाद फिर आप भूल जाओ कुछ सीखोगे आप, फिर आप क्या होगा कि आप अपने वो कॉन्फाइंड हो जाते हो कि आपने परिवार में, अपनी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, वो सुनती है, वो हाँ सुनती है, हाँ, ठीक है, तो कन्फाइंड हो जाती है। तो आपको नया थॉट्स आते नहीं, जब अनटिल अनलेस आप कोई सिविल सर्विस ऐसी तैयारी ना करो जहां पे नए थॉट्स आ जाए।
सिविल सर्विसेज की तैयारी में ही तो खासियत है कि नए थॉट्स आपको मिल जाते हैं, और किसी तैयारी में आप IITian बन जाओ, IM बन जाओ, कुछ बन जाओ, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है, तरीका है, वो नए थॉट्स को बहुत ज़्यादा नहीं करता। IITians के लिए मतलब क्या है कि भाई वो देखेगा कि वो फिजिक्स के रूल्स और केमिस्ट्री के रूल्स सही है, लेकिन सोसाइटी के रूल से मतलब नहीं है। इसीलिए परिवर्तन जो है ना समाज का, कभी भी कभी भी IITians नहीं ला पाएंगे, कभी भी IITians नहीं ला पाए। 70 साल हो गए IITs को बने हुए, कंपनी के CEOs तो बन गए, लेकिन क्योंकि उनकी पढ़ाई ही नहीं ऐसी नहीं है, उनकी टीचिंग्स ऐसी है ही नहीं कि वो परिवर्तन ला पाए। वो अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, बट सोशल रिफॉर्मर नहीं बन सकते। इसलिए आप कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं देखोगे जो IITian हो। हाँ, वो IITian होके IAS बन गया होगा तब रिफॉर्म कर गया होगा, या पॉलिटिशियन बन गया तो रिफॉर्म कर गया होगा, उसने कुछ ना कुछ अपना एक्स्ट्रा किया होगा तब कर लिया होगा। इसीलिए एक चीज और जोड़ रहा हूं, इसीलिए यूनिवर्सिटीज जरूरी होती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पर्पस क्या होता है? नए थॉट्स को सोचना, समझना और डिस्कशन करना। और जो यूनिवर्सिटीज जितनी ओपन होंगी, नए थॉट्स को करेंगी, उतनी कंट्रोवर्शियल भी होंगी। एग्जाम्पल कौन सा है? JNU। इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी हिंदुस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है JNU। मोदी जी के राज में JNU नंबर 1 है, पहले तो थी। 8 साल में बीजेपी कोशिश करते रहे कि JNU बर्बाद हो जाए, लेकिन उन्हीं की रैंकिंग में नंबर 1 JNU दिखता है। बात ये नहीं, बात ये कि जितनी ओपन यूनिवर्सिटी होगी, जितना डिस्कशन होगा अलग थॉट्स का, तो जितना डिस्कशन होगा, तो जरूरी नहीं कि हर बार आप वही सुनना पसंद करोगे, जो मतलब वही आदमी बोल रहा हो जो आप सुनना पसंद करोगे। आप दूसरा आदमी अपनी मर्जी की तो बोल सकता है ना, तो कई बार आपको लगेगा ये तो गलत बोल रहा है, ये मेरे सेट बिलीफ से अलग है। हो सकता है आपको लगे कि धर्म के खिलाफ है, आपको लगे कि देश के खिलाफ है, आपको लगे समाज के खिलाफ है, लेकिन उसके विचार है ना। और ये देखो ना कि जिस JNU को बीजेपी इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करती है, निर्मला सीतारमण उसी JNU की प्रोडक्ट है, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर। तो मतलब कहीं ना कहीं आप देखो कि यूनिवर्सिटी एज अ होल गलत नहीं है भाई। ओपन जहां डिस्कशन होगा वहां तो भाई मतलब हाथ पैर चलेंगे मतलब नए थॉट्स तभी तो आएंगे। और इसलिए JNU के लोग जो हैं वो नोबेल जीत जाते हैं। आज तक कोई IITian जीता? IITians नोबेल छोड़ो, वो नोबेल ही दूसरा वाला नोबेल भी तो होता है, वो भी जीत नहीं पाते हैं साइंस में, क्योंकि रिसर्चर नहीं है वो लोग, वो इंजीनियर हैं। तो मुझे लगता है कि IIT जो है ना वो ओवर हाइप्ड है। मुझे लगता है अच्छी नौकर बन सकते हैं, न रिफॉर्मर बन सकते हैं, न रिसर्चर बन सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और बता दूं आपको मैं, जितने लोग IITians IAS बने उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, और जितने नॉर्मल स्कूल से कॉलेज से जो IAS बने उन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। तो आप अगर IITian नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि IIT के टैग लग जाने का मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो गए और नहीं लगा तो इंटेलिजेंट नहीं हो गए। ये सिर्फ आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, ठीक है। चलिए हो गया, ये क्लियर, समझ गया। आजकल कोरिया का चल रहा है, K-pop चल रहा है आजकल, तो नाम सुना K-pop, कोरियन ड्रामा चल रहे हैं। स्क्विड गेम देखा? कोरियन मूवी बहुत अच्छी आजकल है, कोरियन मूवीज बहुत अच्छी है। मैं तो पिछले 20 साल से देख रहा हूँ कोरियन मूवी। उनकी बड़ी इनोवेटिव कहानियां होती हैं, बहुत इनोवेटिव कहानियां होती हैं। मतलब कई उनकी कहानी, उनका रोमांस बहुत अच्छा होता है, रोमांटिक बहुत अच्छा एंगल है, उनकी कहानी के इनोवेशन बहुत अच्छे हैं। मुझे तो बॉलीवुड से बहुत अच्छा है। और आप हैरान हो जाओगे कि हमारे देश का कुछ हिस्सा है वो कोरियन कल्चर से बहुत इंस्पायर है, नॉर्थ ईस्ट। वहां जाओगे तो लगेगा नहीं कि यार आप हिंदुस्तान में हो, क्योंकि वो बॉलीवुड पिक्चर देखते नहीं है, वो देखते हैं कोरियन पिक्चर है, वही सीखते हैं, वही बजाते गिटार। तो वहां का जो भी वो बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो कोरियन लोग हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़े। Recently by whom has BPCL approved the merger of 100% subsidiary Bharat Gas Resources Limited with the parent company? एक किसने अप्रूव किया है? MCA ने अप्रूव कर दिया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो है 100% सब्सिडी जो थी, सब्सिडी मतलब छोटा जो उसका एक ग्रुप होता है, भारत गैस रिसोर्स लिमिटेड, उसको मर्ज करने के दे दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कर दिया। खास क्वेश्चन नहीं है ये। Which major technology company has released the child safety toolkit and cyber security for upskilling program? किसने किया भाई? कौन सी कंपनी है टेक्नोलॉजी वाली जिसने चाइल्ड सेफ्टी टूल किट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड सेफ्टी टूल किट और साइबर सिक्योरिटी अपस्केलिंग प्रोग्राम हमारा गूगल ने कर दिया भाई।
ठीक है, गूगल ने इस तरह के प्रोग्राम चलाए हैं इसमें जिसके अंदर आपका चाइल्ड सेफ्टी टूल किट है। अब साइबर सिक्योरिटी बहुत खतरनाक चीज है ना, आपका एग्जाम में सवाल है भाई साइबर सिक्योरिटी। साइबर क्या होता है? साइबर का मतलब ऑनलाइन इंटरनेट जैसा, ठीक है, ठीक है। और इसी के लिए अब प्रॉब्लम, अब अच्छा मैं पूछूंगा इसकी दिक्कतें क्या क्या हैं, साइबर चैलेंजेस क्या हैं? प्राइवेसी हर्ट हो रही है, और बताइए चैलेंजेस क्या है? सवाल यही पूछ लेगा आपसे, हैकिंग, फ्रॉड, हैकिंग, ठीक है, और साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग, आपने लिखा कि मैं मोदी जी की ये योजना से सहमत नहीं हूं, और आपको फिर खूब सारे लोग आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगे, इसी तरह साइबर बुलिंग। मतलब इतना एक उदाहरण दिया उसको, मतलब ये मत समझ लेना कि मतलब आप ऐसे कुछ भी आप, बल्कि इनफैक्ट हाँ बर्थडे इनफैक्ट मतलब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अरे सुनो, ये सिर्फ इसी दे रहा हूं कि अगर आप किसी भी यूट्यूब पे चले जाओगे आजकल फेसबुक या सोशल मीडिया में, आप कहीं पर भी कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे तो 10 लोग लाइक करने वाले और 1000 लोग आपको गाली देने वाले मिल जाते हैं। इस वजह से साइबर बुलिंग, और ये साइबर बुलिंग कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब देखो, हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं क्यों इसको लेकर आ रहा हूं आगे, क्योंकि यहां फिर सोसाइटी आ गई, GS3 आपका फिर से आ गया, मेंस आ गया GS3, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर बुलिंग सवाल आ जाएगा आपको, या आपको ऐसे में सवाल पूछ लेगा आपसे। अब जितना जितना हम लोग फेस टू फेस बातें कम करके फेसबुक पे बातें करना शुरू कर देंगे, उतना ज्यादा साइबर बुलिंग के शिकार हम जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि हमने दोस्तों का सर्कल कम कर दिया, हम दोस्तों से बातें नहीं करते, हम आउटिंग नहीं करते, हम ज़्यादातर वक्त जो है वो मोबाइल पे गुजारते हैं, तो हमारी दुनिया वही बन जाती है। हमारे लिए वहां का जो कमेंट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि किसी ने हमें पर्सनली बोला हो। लोग अपनी वाइफ को अपनी मैरिज एनिवर्सरी भी भले ही मुंह से ना बोले, लेकिन जब तक वो फेसबुक पे ना चिपका दे वो, जब तक वो मजा नहीं आता उसको भी। अपने पापा को भले ही वो कुछ ना बोलता हो, हकीकत में गले ना लगाता हो, लेकिन पापा की फोटो के साथ वो लंबा सा लव लेटर जरूर लिखेगा पापा के लिए। तो क्या है ना, हम लोग ना वर्चुअली ज्यादा हम लोग आ गए हैं, और हमारी जो वर्चुअल इमेज है या हम प्रेजेंस है वो ज्यादा हमें करने लगी है। अब इसमें क्या होगा कि कुछ लोग आपके खिलाफ बोलते हैं या कुछ टारगेट करते हैं आप लोगों को, तो आप पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, फिर आपको डिप्रेशन भी आता है, फिर दिक्कतें भी आती हैं आपको। इसे कहते हैं साइबर बुलिंग कहते हैं, और लोग यहाँ से सुसाइड तक करते हैं। मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम आई है। तो सोशल मीडिया को बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करो, ज़्यादा सीरियसली मत लो। और सबसे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि चाहे तो टेक्नोलॉजी कितनी भी हाई हो जाए, थोड़ा सा बाहर घुमा करो, थोड़ा सा नए दोस्त बनाओ। जरूरी नहीं कि आपके फेसबुक पे 5000 लोग ही हों, 5 दोस्त भी मतलब कि हो गए ना तो ज़िंदगी अच्छी कट जाती है। और फिर आप हो सकता है कि आप स्पेन घूम सको, ज़िंदगी ना मिले दोबारा की तरह। स्पेन है, गई कभी स्पेन? स्पेन के बारे में पता है कहाँ है स्पेन कहाँ है? स्पेन में एक बड़ा फेवरेट स्पोर्ट्स, बड़ा फेवरेट है, मतलब बहुत दो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। नहीं, फुटबॉल खिलाओ, 2 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं वहाँ फेमस स्पेन के लिए। जब पिक्चरें आएंगी 2 चीज़ें आपको दिख जाएंगी, वो बुल फाइटिंग और दूसरा टमाटीना। क्या टमाटीना होता है ना सर? हाँ, उठा टमाटर मारना शुरू कर दो तो मजा आता है। टमाटीना फेस्ट फेयर होता है, कुछ ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अरे वो तो आप ये तो आप घर में भी खेल सकते हो टमाटीना, तो क्या दिक्कत है? 10-15 टमाटर ला के मारना शुरू कर एक दूसरे को, भाई हैं पाकिस्तान 500 रुपए किलो है वहाँ पे टमाटर, ठीक है। घर वाले पड़ा के फेंक देंगे बाहर। अच्छा हो गई बेटा, ये देखो, ये सुनो अच्छा सुनो, ये गूगल प्री के लिए, ठीक है, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको डिस्कस किया आपका साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो सुनते रहना, समझते रहना, लेते रहो। अगर लिख नहीं पा रहे हो तो सुनते रहो कम से कम क्या हो रहा है, और कोशिश करो कि वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर पाओ, बाढ़ की तरह ना बह जाए सब, थोड़ा सा जब्त करो। Who has been appointed as the executive director of the India in the International Monetary Fund? IMF में कौन सा बंदा जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया की तरफ से बना है? स्वामीनाथन, के वी सुब्रमण्यम बने हैं, जो सुरजीत भल्ला के रिप्लेसमेंट हैं, ठीक है। तो ये फैक्चुअल सवाल आ गया, के वी सुब्रमण्यम बने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। लेकिन सवाल मैं आपसे और जोड़ के पूछूंगा कि IMF चीज क्या है? IMF क्या चीज है? क्यों सुना कभी नाम IMF का? आज पेपर में सुना? क्या सुना आपने, क्या पढ़ा आपने IMF के बारे में? क्या सुना आपने? मतलब कुछ बताओ, चलो सही गलत जो भी है बताओ।
हमारा काम ही है सही करना आपको। बिल्कुल बेसिक बता दो, बहुत हाई फाई नहीं, कुछ बेसिक बता दो। फंड भी है, चलो और बताओ। डेवलपिंग के लिए भी है, चलो ठीक है। हाँ देखिए वर्ल्ड बैंक, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ये पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा मेंस में आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना शुरू हुआ कि भैया अब दुनिया काम कैसे करेगी, दुनिया कोलैप्स हो चुकी थी, काम कैसे करेगी। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस होती है एक अमेरिका में, जगह का नाम है ब्रिटेन वुड। तो वहां से दो चीज निकल के आती हैं, एक निकल के आता है वर्ल्ड बैंक और एक निकल के आता है IMF। तो वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, अब इंपॉर्टेंट है, सवाल बेसिस में आते हैं। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, वर्ल्ड बैंक देता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लोन, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लोन, 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल, और डेवलपमेंट वाले देगा वो, ठीक है, कि भाई आपको डैम बनाना है, आपको एयरपोर्ट बनाना है, इस तरह के लोन देगा जहां डेवलपमेंट वाले काम होंगे, और दुनिया भर के लोगों को देता है। IMF करता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी, कि जो एक्सचेंज रेट है, पैसे का लेन देन और इस तरह की चीजें, वो ज्यादा देता है, वो लोन पे ज्यादा वो नहीं करता है। अब अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो श्रीलंका वाले किसके पास भाग के गए, IMF के पास। पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, किसके पास भाग के गए, IMF के पास। वर्ल्ड बैंक के पास क्यों नहीं गए, वो कहता है कि 50 साल, हाँ अभी श्रीलंका को अपना किस्त वापस करनी है, पाकिस्तान को अपनी किस्त वापस करनी है, अगर वो किस्त वापस नहीं करेंगे तो डिफॉल्टर हो जाएंगे, सिविल खराब हो जाएगा उनका, फिर कॉल आएगा इनका लोन वापस करो, नहीं तो फिर मैं वसूली भाई बोल रहा हूं मैं तो। और उनके वहां पर भी यही चीज होती ना, डिफॉल्टर बन जाने का नुकसान ये है कि आपको दोबारा लोन नहीं मिलेगा। अगर आपकी रेटिंग खराब हो गई, डिफॉल्टर बन गए, तो लोन नहीं मिलेगा, और जब मिलेगा भी तो हाई इंटरेस्ट पे मिलेगा। सेम चीज हमारे साथ भी होता है, पर्सनल भी मिलता है। हमारा सिविल जितना खराब होता जाएगा, लोन मिलना उतना मुश्किल होता जाएगा। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि बाहर किसी से महंगे इंटरेस्ट पे लोन लो। तो जब शॉर्ट टर्म चीजें रहती हैं कि आपको अपना मॉनेटरी स्टेबिलिटी करनी है, लोन चुकाना है, तो उसके लिए जो है IMF आपको देता है, फंड देता है। और इंडिया एक बार गई है सिर्फ IMF के पास, वही 1991, ठीक है, उससे पहले गई थी, ठीक है। और पाकिस्तान का 17-18 बार जा चुका है। तो इंडिया का वो बताऊंगा कैसे क्या दिक्कत थी, ठीक है। वो एक ट्रांजिशन फेज था कि ये ना एक्सट्रीम हो गया कि इससे बुरा क्या ही होगा यार, अब कांग्रेस के लिए इससे बुरा क्या ही होगा, आखिरी में तो भारत जोड़ो मिशन तो चलाना ही चलाना है, अब इससे बचाई क्या, बर्बाद हो चुके। तो इंडिया का ऐसे था कि बर्बाद हो चुका था कि इंडिया अपना सोना शिप में भरकर बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखने गया था। वो गया था ये सोना, 6 महीना तक उनके पास रहा। जो पैसा मिला उससे हमने अपना थोड़ा सा डेवलपमेंट नहीं, उस समय थोड़ा सा हमने पैसे से चुकाया, क्योंकि हमारे पास 15 दिन से ज्यादा का राशन नहीं था। कि अगर मान लो कुछ आर्थिक तंगी आ जाए तो 15 दिन का मतलब कि 15 दिन का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर सकते थे, चाहे फूड चाहे पेट्रोलियम। और 15 दिन कुछ नहीं होता भाई, आपके पास सेविंग्स होती ना, रखते हो ना कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, और एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आपके पास सेविंग्स लगभग कम से कम 6 महीने या कम से कम साल भर की तो होनी चाहिए। और खास करके प्राइवेट नौकरी कर रहे हो आप तो, कि भाई आप नौकरी कर रहे हो, अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, सपोज आप इनफॉर्मल सेक्टर में हो, जहां पे आप रोज काम करते हो, रोज पैसा कमाते हो, कुछ दुर्घटना घट जाए आपके साथ और 6 महीना बेड पे आ जाओ, अब पैसा नहीं है आपके पास, तो आपके पास सबसे पहले आईफोन खरीदने से पहले आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और ये देशों के लिए भी होता है। हिंदुस्तान के पास कम से कम इस समय 8 से 9 महीने का फंड है, ठीक है, कि भाई अगर युद्ध हो जाए, कोरोना आ जाए, तो लोगों को, अपने देश के लोगों को खिला तो सके 9 महीना, इसीलिए फंड बनाए जाते हैं। इंडिया चाहता तो सारा लोन चुका दे, उसके पास इस समय बहुत पैसा है RBI के पास, लेकिन नहीं, धीरे धीरे चुकाता रहता है कि नहीं, पहले अपना फंड मजबूत होता चला जाए। और ये अब ये इंडिविजुअल के लिए भी वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई गैजेट तब तक ना खरीदो जब तक आपके पास इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 3 महीने या 6 महीने का ना हो। कंपनीज फ्लॉप हो गई हमारे देश में, चलो एक और लेते हैं। हमारे देश में कोरोना में बहुत सारी कंपनीज फ्लॉप हो गई, बैंकरप्ट हो गई। क्यों हो गई? हमारे देश की प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश की कंपनीज, अच्छी कंपनीज, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, हमारे देश में उनके पास 3 महीने से ज्यादा का रिजर्व होता ही नहीं है। अब कोई कंपनी, हमारे देश में क्या था कि
3 महीने से ज़्यादा का सोचती नहीं थी कि उनको लगता है कि अगर मान लो कभी नुकसान हुआ तो महीना 2 महीने का होगा, हम संभाल लेंगे, 3 महीने का रिजर्व हमारे पास है। लेकिन जब कोरोना आया तो उसे साल भर से बंद कर दिया, साल 1.5 साल बंद कर दिया। तो कंपनी प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी, इसलिए वो कंपनियां फ्लॉप हो गई, बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि 3 महीने का लेके चले और मोदी जी ने भी 3 ही महीने का छूट दी थी। जो मॉनेटरी वाली जो कहा था कि आप लोन ना चुकाना 3 महीने तक आप, है ना, वो 3 ही महीने था। मोदी जी 3 महीने कहा, लॉकडाउन लगा 1.5 साल, तो वो 1 साल एक्स्ट्रा, 1 साल जो था वो कौन सर्वाइव, जो सर्वाइव कर गया। ठीक है, तो जो कंपनीज के लिए है फंडा, वही रूल आपके लिए भी है, वही रूल देश के लिए भी है, सब कुछ है। अब श्रीलंका में क्या हुआ, ऐसे मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आईफोन मत खरीदो जब तक एक्स्ट्रा पैसा ना हो, मतलब 6 महीने का पैसा ना हो। श्रीलंका में ही हुआ, श्रीलंका में भी लैविश वो बना दिया पोर्ट, जरूरत नहीं है, बना रहे हो, फालतू का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो फालतू का जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये सब चीजें होंगी आपकी। फॉर होम द विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 कहां लॉन्च हुई है? विलेज डिफेंस गार्ड जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की है, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम इन JNK। ठीक है, चलिए खास नहीं है। Who has become the only player to play 100 matches for his country in all forms of cricket? कोहली जी हैं जिन्होंने, ऑल फॉर्म्स का मतलब क्या है? एक मिनट, ऑल फॉर्म्स का, ठीक है, ऑल फॉर्म का मतलब क्या है? यहाँ क्रिकेट में तीनों फॉर्म्स का मतलब क्या है? तीनों प्रारूप का मतलब क्या है? टेस्ट, ठीक है ना, ये है। ठीक है, विराट कोहली, चीकू भैया। Which district has been declared as the best aspirational district in India? Aspirational district, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब कोई बेस्ट आ जाए, इस तरह की रैंकिंग वाला आ जाए तो है, तो ये है आपका, आई थिंक हरिद्वार है, हरिद्वार है। ठीक है, उत्तराखंड का हरिद्वार जो है एस्पिरेशनल बनाया गया है, और नीति आयोग ने इसको मतलब ये किसे लॉन्च किया? नीति आयोग लॉन्च किया है। ठीक है, नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एम्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट दैट कैन बी डेवलप्ड इनटू मॉडल ब्लॉक्स थ्रू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो सिस्टम हरिद्वार अडॉप्ट कर रहा किया, उसको उनका मॉडल बड़ा हिट है उनके लिए, तो ऐसे मॉडल्स को हम अप्रिशिएट करेंगे, नीति आयोग ने बोला है। ठीक है, मतलब उनका जो भी है सोशियो इकोनॉमिक। अच्छा, मंत्रमुग्ध होकर सुन रही है, आंख बंद करके मंत्रमुग्ध हो गया। अच्छा, वहां पहुंच गई है। अरे पानी पीने के बोल रहा हूँ तुमसे, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। द 38th मीटिंग, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अरे ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। The 38th meeting of Ministerial Level Joint Rivers Commission JRC of India and Dash has been held in New Delhi. 38th मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्रियल लेवल, समझो आराम से, सुनो। 38वां मीटिंग हुई है मिनिस्ट्रियल लेवल की, इंडिया और किस देश के बीच में? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में हुआ है, और कुशियारा रिवर के ऊपर एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट भी होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के भी लगभग 50 से ऊपर जो है 54 रिवर्स जाती, छोटी बड़ी से मिला के, इधर से निकलती, उधर से निकलती, इधर से निकलती, उधर जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब वाटर शेयरिंग का मतलब क्या है कि भाई कितना पानी आप यूज करो, कितना पानी हम यूज करेंगे। ठीक है, अब ये बड़ा ना, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही प्रॉब्लम वाले दिक्कतें हैं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी स्टेट्स जो है उनमें बड़ी बवाल चल रहे हैं। ठीक है, सब जगह, साउथ में कावेरी जल विवाद हो गया, सब हो गया कि भाई एक रिवर आएगी, उससे कौन कितना पानी लेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, पानी का यूसेज ज्यादा बढ़ चुका है, और प्रॉब्लम क्या हो गया, आपके पास क्लाइमेट गड़बड़ हुई, तो आपके पास कभी हो सकता है किसी साल पानी कम आए रिवर्स के अंदर। अब रिवर में कम आ रहा है, तो आप ऊपर वाला यूज करें, नीचे वाले क्या करेंगे? तो उनकी तो खेती हो रही है ऊपर वालों की, इसलिए इस वाले में जो ऊपर होते हैं उनको हमेशा फायदा होता है, नीचे वालों को फायदा नहीं होता। ठीक है, तो ऊपर वाले देश ज्यादा यूज कर पाते हैं कि उन अपने गांव के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके लिए बनी है, पहले उनको तो मिले, हमें क्या मतलब नीचे। जैसे कि कर्नाटक वाले बोलते हैं कि हमारा फायदा पहले चाहिए, तमिलनाडु वालों को मिले ना मिले, हमसे क्या मतलब है, तो पहले हमारे गांव, तो क्योंकि हमें वोट इन लोगों ने दिया है। अब तमिलनाडु वाले बोलते हैं कि हमें अपना पानी दो, तो अपनी सरकार को पीछे पड़ते हैं कि भाई पानी दीजिए, हम कहाँ डेवलपमेंट करेंगे।
तो सरकारों में लड़ाई होती है, इस तरह देश देश में लड़ाई होती है। तो यहाँ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट करना, तो ये बहुत आसान काम नहीं है, इसके पीछे कई चीज़ें हैं। क्लाइमेट चेंज का भी है मैटर, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही सेंसिटिव मैटर है ये, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। और ठीक है, इसमें चलिए, तो ये बांग्लादेश के ऊपर तो खैर आपका मेंस में आ जाएगा कि इंडिया बांग्लादेश के ऊपर क्या है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना, ठीक है। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विल इन्वेस्ट 2 लाख करोड़ टू अचीव नेट जीरो ऑपरेशन कार्बन एमिशन बाय व्हिच ईयर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि नेट जीरो क्या होता है। नेट जीरो ऑपरेशन कार्बन एमिशन, ये मुझे बता दो बस, बाकी तो क्वेश्चन तो खैर इतना इंपॉर्टेंट जो है नहीं है। नेट जीरो इसका मतलब क्या है? ना के बराबर हो जाए। आपने कहा कि ना के बराबर कार्बन, चलो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप बताओ कैसे होगा। मुझे इस लाइन का मतलब बता दो बस, नेट जीरो ऑपरेशन कार्बन एमिशन। हाँ बताओ बताओ, ठीक है। सर इसका मतलब कि हम जो अपने ई-व्हीकल्स पे ज़्यादा ध्यान फोकस करेंगे और नेचुरल। और बताइए। एक लिमिट होती है, उसके मतलब उसके अंडर रहता है। हाँ, एक ऑपरेशन कार्बन का मतलब है मिनिमम। मिनिमम नहीं, नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब आप कर देगा कि इनपुट, मतलब अगर उसमें कर लें कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही नेट रहता है ना, जो लास्ट में बचता है वो नेट यही रहता है। फंडा यही है इसका कि जितना हमने कमाया और जितना खर्चा किया उसके बाद जो बचा, ठीक है। अब यहाँ पर यही है कि हमने कितना, हमारे ऑपरेशन से हमने जो भी एक्टिविटीज की उससे कितना कार्बन निकला, माइनस हमने ऐसा क्या क्या एक्टिविटी की जिससे कि कार्बन खत्म हुआ, तो जो नेट बचेगा हमें वो करना है। देखो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, तेल बनाने कंपनी है, जो कुछ भी एक्टिविटी करेगी कार्बन निकालेगी निकालेगी निकालेगी। तो अब वो कार्बन, अगर आपने कहा कि अपनी एक्टिविटी कम कर दे, तो अपनी एक्टिविटी कम कर तो कंपनी खत्म हो जाएगी यार। तब क्या करेगी? तब वो गई है कुछ ऐसी एक्टिविटीज में जहां पे कार्बन कम हो, जैसे कि पेड़ लगा दिया, पेड़ लगा दिया, एक पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा तो कार्बन कम करेगा। तो ऐसी एक्टिविटीज की कंपनी जो है जिससे कार्बन वो एटमॉस्फेयर छोड़ रही है, और दूसरी एक्टिविटीज जिससे कार्बन को खत्म कर रही है एटमॉस्फेयर से, दोनों का वो बैलेंस कर दे, जीरो कर दे, उसे कहते हैं नेट जीरो। अपनी कंपनीज के एक्टिविटीज को कम करना नहीं है, दूसरे साधनों के माध्यम से एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है उसे कम करना है। ठीक है, ये ऑपरेशन एनर्जी, ठीक है, इस तरह से। और 2046 तक ये टारगेट रखा है, और इंडिया ने क्या रखा है 2070 तक कि इंडिया जो है अपने ऐसा सिस्टम बना दे कि कंपनीज अच्छा काम भी करें, डेवलपमेंट भी करें और कार्बन कम हो जाए। अब इसमें पेड़ लगाना, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, CNG निकालना, पेट्रोल की गाड़ी को छोड़कर हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना, ये सब इसमें आता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है बेटा। नेट जीरो आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर सवाल आएगा जाएगा आपका मेंस के ऊपर। ठीक है, शुमांग लीला इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट? शुमांग लीला है मणिपुर। ठीक है, किसमें आया था, कहाँ आया था? अच्छा आया था। तो क्लाइमेट पे तो हमेशा ही आना है, क्योंकि क्लाइमेट पे सवाल नहीं आता, क्लाइमेट आपसे सवाल पूछता है। क्लाइमेट पे सवाल नहीं आता यूपीएससी में, क्लाइमेट आपसे सवाल पूछता है कि भैया क्या सोचे थे, हैं सब अच्छा हो जाएगा, सब मतलब तुम लोग पेड़ काटे हुए रहे थे, अपने घर की नक्काशी कर रहे थे, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, लो बाढ़ लो, बाढ़ लो, सूखा लो, हैं फॉरेस्ट पे आएगा। ठीक है ना, तो सब क्लाइमेट हमें सवाल पूछता है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री, किसने लिखी है? पुलपारे बालाकृष्णन, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। अगर आपको कई किताब पढ़ने का मन करे, वैसे करता नहीं आप लोगों का, लेकिन पढ़ लेना अगर मन करे इकोनॉमी। पानी पी लेगा, तुम तो पी नहीं रही, हम ही पी लेते हैं। चलिए, हो गया। अच्छा फटाफट कर लेते हैं क्योंकि खत्म करना है।
चलो, अरे लो ना, क्या नाम लिख दो ना, पुलपारे बालकृष्ण, पीडीएफ ले लेना यार, क्या दिक्कत है। विच इंडियन स्टेट हैज इनॉग्रेटेड राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स? मैं डाला था आपका, राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स, गांव ग्रामीण ओलंपिक गेम्स। एक जो टॉप्स पढ़ लिया हम लोगों ने, वो राजस्थानी में तो बचा है यार, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर तो छोटे वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, इस तरह के गेम होंगे ओलंपिक वाले। पंजाब में भी बहुत होते हैं, गांव वाले गेम होते हैं, ठीक है, हल उठा के भागना, ट्रैक्टर की रेस करना, ये गांव वाले गेम होते हैं, हैं ट्रैक्टर खींचना, ठीक है। चलो चलो, ब्रैनबिक हैज बीन री-इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कभी आ जाए इस तरह से, कभी कहते कोई प्रधानमंत्री बन जाता, ये महिला बनी है, तो महिला बनी से इंपॉर्टेंट है कि वो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल में आता है, कौन सी महिला कहाँ पर है, ठीक है, तो सर्बिया गई है, ठीक है, सर्बिया की है। अभी देखो कितने यंग हैं। अभी एक कहाँ की, आई थिंक फिनलैंड की स्वीडन फिनलैंड की है ना, तो बहुत ही यंग पीएम है। इनफैक्ट आपकी न्यूजीलैंड की पीएम भी बहुत यंग है, ठीक है, उनकी शादी पीएम बनने के बाद हुई है, तो आई थिंक फिनलैंड की पीएम है ना सीएम। तो अभी क्या हुआ कि उन्होंने अच्छा वो है तो 35 साल की, 35 साल की, 32-33 साल की हैं। अब ठीक है, ऐसा पीएम है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, आप थोड़ा समझना इस बात को। उनके किसी दोस्त की पार्टी वार्टी हुई, तो वो पार्टी में चली गई और पार्टी में जम के डांस किया, खूब एंजॉय किया, जैसे आप सब लोग एंजॉय करते हैं, हम लोग सब एंजॉय करते हैं, वैसे एंजॉय किया। उनकी कुछ फोटोज जो हैं वो मीडिया पे आ गई, डांस करते हुए, और डांस बिल्कुल ढिंचक वाला डांस, बिल्कुल घूम के लोट के नाचने वाला डांस कर रही थी। अच्छा, उनकी अपना ग्रुप था, जो दोस्तों का ग्रुप था। अब मीडिया में जब जाता है ये, तो सवाल उठता है कि भाई क्या ये सही है? क्या ये सही है कि पीएम अपनी गरिमा को बना के रखे, या पीएम की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है? अब ये मैं आपसे सुनो, मैं आपसे ये एथिकल सवाल पूछ रहा हूं, मैं GS4 का सवाल पूछ रहा हूं मैं। अगर आप पीएम बन जाओ 2-4-5 साल के बाद, वैसे मोदी जी बनने नहीं देंगे आपको, लेकिन बन जाओ, आपकी उम्र 35 साल की हो, तो क्या पार्टी करना पसंद करोगे? आप लगेगा सही पार्टी करना और इस तरह लोट के रचना, आप लगता है कि थोड़ा सा गरिमा को मेंटेन करना, प्राइवेट उस पर भी। आप बताओ। थोड़ी इसमें सही गलत कुछ नहीं है, देखो सही गलत, इसमें सही गलत कुछ है ही नहीं। मैं बस आपका बस बोल रहा हूँ क्या है। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर एक पब्लिक लाइफ है और एक प्राइवेट लाइफ है, ठीक है, प्राइवेट लाइफ है। दोनों को हमें किस तरह से हैंडल करना, बस वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि डांस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबका व्यक्तिगत मामला है। क्योंकि अगर आप जो लोग अपना ऐसा तो है ना कि डांस करना अगर इतना बुरा लगता है, तो लोग प्राइवेट अपने उसमें कितना फालतू काम करते हैं, वो भी है ना। तो यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक डायलिमा है। इसको अगर मैं GS4 से और जोड़ दूं कि एक IAS अफसर के रूप में, एक ब्यूरोक्रेट के रूप में भी अगर आपकी प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में दुविधा आएगी, तो ये दुविधा वाला सवाल है। अब इसको आपका जो भी आंसर होगा उसका जस्टिफिकेशन अच्छा रखना। अगर आप ये बोलते हो कि नहीं इट्स माई लाइफ, तो इट्स माई लाइफ का मतलब है कि आप उसके पीछे तर्क दोगे ना, वो सॉलिड होना चाहिए कि आपने क्यों बोला ऐसा। और आपने बोला नहीं पीएम इज पीएम, तो इसके पीछे की जो तर्क होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो आप रीजन दे रहे हो ना वो इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। यह तरीका है GS4 के आंसर्स को, केस स्टडीज को क्रैक करने का। परफेक्ट कुछ नहीं है, पर आइडियलिस्टिक कंडीशन नहीं, आइडियलिस्टिक नहीं बनना, सत्यवादी हरिशन बन गए, नहीं ट्रेन के सामने खड़े हो जाएंगे हम, नहीं, मतलब एक आपका रीजन होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सिर्फ सोचने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा डाला है। राहुल शर्मा जो है रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया, कौन से स्पोर्ट से थे ये? क्रिकेट से थे, ठीक है, लेग स्पिनर हुआ करते थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। और ये बंदे की तारीफ में से कहूंगा, ये बंदे को पैरालिसिस पड़ा था बचपन के अंदर, उसके बावजूद भी इसको चेहरा थोड़ा सा खराब हो रखा है, राइट, उसके बावजूद भी इंडियन क्रिकेट टीम से, हाँ इंडियन क्रिकेट टीम में खेला। तो जिन लोगों को हेल्थ के मसले हो जाते हैं, अपनी डिटर्मिनेशन के बाद भी वो लोग कितना अचीव कर सकते हैं। अब ये राहुल शर्मा उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। युवराज सिंह कैंसर के बाद आया, ठीक है ना। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज मीट द चैंपियन इनिशिएटिव इन 26 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री? मीट द चैंपियन, ये चैंपियन कौन सा चैंपियन है? ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो जीत के आए थे, ठीक है, वहां से स्कूलों में डाला गया इसके अंदर, ठीक है, स्पोर्ट्स डे के अंदर कॉमनवेल्थ में। तो इसमें निखत जरीन कौन से स्पोर्ट्स में है?
अरे बाप रे बाप, निखत जरीन का ये एग्जाम में आ जाएगा भाई। निखत जरीन कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हुई हैं? निखत जरीन बॉक्सिंग, ठीक है, निखत जरीन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन, ठीक है। पैरालंपिक्स में, अच्छा और भी भावना पटेल पैरालंपिक्स थी, ठीक है। तो ये 2-3 लोग गए थे, बाकी और लोग देखना इसमें, क्योंकि ना कॉमनवेल्थ गेम हो या ओलंपिक हो या एशियाड हो, हर साल जब होते हैं उस साल उस हमारे देश के जो लोगों ने मेडल जीते होते हैं, तो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल बनने की संभावना बहुत बन जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखना, सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा के चक्कर में ना फंसना, बाकी और लोगों के नाम सुनते रहना, समझते रहना। स्पोर्ट्स फॉलो करते नहीं होगे आप लोग? करते हो? इस बार का देखा नहीं। देखा ना, देखा करो यार, इंसानों के उसी का देखा। कौन कॉमनवेल्थ में देखा ना, कुछ तो देखो ना, कुछ देखो जी। हो हैं 4, अच्छा कौन सा गेम है बताओ? लॉन बॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 औरतें कयामत खा देती हैं तो गोल्ड मेडल नहीं सकती हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सीएम उद्यम खिलाड़ी यूनियन उद्योग है, कहाँ गया? अच्छा ये नीचे लिखा सीएम उद्योग खिलाड़ी यूनियन योजना, ठीक है, ऊपर कुछ और आ गया लिखा उद्यमन लिखा, ठीक है। सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ का है? उत्तराखंड का है ये, ठीक है। ये आपके पुष्कर धानी साहब हैं, इन्होंने स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप वगैरह देने की बात की है कि जो लोग जो हैं 8 से 14 साल के ग्रुप में है उनको 1500 रुपए की हम मंथली स्कॉलरशिप वगैरह देंगे, जैसे कि यहाँ पर हाँ नहीं मैं इसको इस तरह मैं पता क्या है, हर सोसाइटी का या हर नेता का एक ना अपना एक एजेंडा होता है कि अपने पसंद नापसंद होती है। जैसे कि अगर बॉम्बे के लोगों से बोलोगे कि आप आईएएस की तैयारी कर लो, वो कभी तैयारी करना पसंद नहीं करेंगे। आप गुजरात के लोगों से बोलो कि आप आईएएस की तैयारी कर लो, नहीं करेंगे। उनका बिजनेस, उनका अपना माइंडसेट है, अपना एटीट्यूड है वैसा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप हैदराबाद के पॉलिटिशियन से बात करोगे तो वो ज़्यादा, या चेन्नई का पॉलिटिशियन वो ज़्यादा वो आपको आईटी वाईटी की बात करना शुरू करेगा। वो कहेगा नहीं आप तो इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ करो। आप मोदी जी की बात करते हो, अगर आप मोदी से पहले की बात, तो चंद्रबाबू नायडू हुआ करते थे, अभी भी हैं। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर पिक्चर बनी, एक नायक मूवी थी अनिल कपूर की, तो मैंने उनके ऊपर बनी, लेकिन वो थोड़ी सी इंस्पिरेशन थी उस समय। तो जैसे आजकल मोदी जी का बड़ा भोकाल चल रहा है, एक चंद्रबाबू नायडू का लेट 90s में बड़ा भोकाल चल रहा था कि ऐसा पीएम जो लैपटॉप लेकर चलाता है, जो ऐसे मतलब बहुत ही प्रोएक्टिव है। उस समय तो लैपटॉप छोड़ो, कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे लोगों के पास। अब चंद्रबाबू नायडू जो है वो इस तरह से कर रहा है। तो अभी बाद में जब मोदी जी का राइज हुआ तो ज़्यादा वो आपको ज़्यादा मॉडर्न दिखने शुरू हो गए, लेकिन उनसे पहले की जनरेशन में कुछ, या उससे पहले की जनरेशन में जाओगे तो राजीव गांधी भी आते हैं, ठीक है। तो अब इनका माइंडसेट होता है। अब हमारे देश जो हम जिन नेता को चुनते हैं तो उनका क्या माइंडसेट है या उनकी क्या प्रायोरिटीज है। जैसे अगर आप योगी जी की देखा जाएगा तो उनकी प्रायोरिटी है कि भाई सुरक्षा, ठीक है ना, उनका यही ना कि सुरक्षा होना चाहिए। तो उनका ज़्यादा फोकस उसी पे रहता है कि किसने क्राइम किया, उसको सजा मिल रही कि नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, और भाग गया तो उसे घर उड़ा दो, बुलडोजर, मतलब उनके। और जिसमें मुझे लगता है कि वो कामयाब भी हुए सुरक्षा देने में, तो बेटर रहा है, पहले से बेटर मुझे दिखता है ये। अब बाकी जगह में देखना पड़ेगा कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, क्या बिजनेस आ पाए, क्या जॉब्स क्रिएट हो पाई, मतलब ठीक है। तो मैं हमेशा समझता हूं कि हमें इवैल्यूएट करना है कि जो हमारे नेताओं ने क्या किया, या कितना क्षमता थी और उनकी क्या इच्छा थी और क्या नहीं कर पाए। तो ये थोड़ा सा आप एक सही असेसमेंट करना जरूरी होता है। आप लोग क्या करते हैं, लोग या तो इधर होते हैं या तो इधर होते हैं, मतलब या तो सपोर्ट में होंगे या तो अगेंस्ट में होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बैलेंस अप्रोच रखो कि वो क्या कर रहा था और क्या कर सकता था, ठीक है। तो अब हमारे इस चुनाव में क्या हुआ, बहुत सारी महिलाओं ने योगी जी को वोट दिया, और जब उनसे इंटरव्यू पूछा गया तो उनका रिप्लाई था कि वो सुरक्षा दे रहे हैं। ये उनका एक स्टेटमेंट था। अब मुझे नहीं पता कितनी सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन एक तरह से वो इंप्रेशन क्रिएट करने में तो कामयाब हो गए कि योगी जी हैं तो सुरक्षित रहेंगी महिलाएं। अब ऐसा नहीं है कि लखीमपुर खीरी के केस नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है कि आपका राम राज्य आ गया कि महिला रात को 12 बजे निकल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं इंप्रेशन एक ऐसा क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं, या थोड़ा बहुत सुधार भी हुआ होगा। अब ये तो रिपोर्ट्स आएंगी, एनसीआरबी की रिपोर्ट आएगी कि क्या उसमें किया या नहीं किया। अब एनसीआरबी क्या होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एफआईआर कितनी दर्ज हुई, कितनी क्या हुई, अब उसके ऊपर भी अलग बात कर लेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ा करो यार नेताओं के बारे में। नेता तो बुरे भी नहीं होते हैं, उनका अपना सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। द लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सा भाई है?
लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है ये है मंदिर, ये इस्कॉन का मंदिर है ये इस्कॉन, ठीक है। इस्कॉन कभी गए आप लोग? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा क्या कॉन्फ्यूशनियस इंटरनेशनल सोसाइटी, आप लोग उसमें देखते होगे बहुत ज़्यादा ना, क्या नाम है बहुत ज्यादा है। ये यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते होंगे इस्कॉन के। आजकल एक है संत हैं जो ट्रेंड करते हैं, नहीं नाम नहीं पता मुझे, लेकिन प्रभुपाद तो खत्म हो गए, वो तो बहुत पुराने थे, उन्होंने स्टार्ट किया था ये, प्रभुपाद थे, ठीक है, वो अमेरिका में स्टार्ट किया था इस्कॉन वगैरह का, ठीक है। चलिए इस्कॉन में श्री कृष्णा वालों को निकलते हैं। विच कंट्री होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी 2022? G20 नहीं ये वो G20 मीटिंग अभी नहीं है वाली बात नहीं है, ये दूसरा वाला है, ये है आपका इंडोनेशिया वाला, ठीक है, ये इंडोनेशिया वाला इसके अंदर है, ठीक है। अभी G20 वाली मीटिंग होगी अभी देश में हमारे, ठीक है, बाली आइलैंड में हुआ था, एनवायरमेंटल ऑफिशियल साइट इसके अंदर। विच इंस्टीट्यूशंस हैज रिलीज द रिपोर्ट इंसिडेंस मॉरलिटी मॉर्बिडिटी एंड सोशल इकोनॉमिक बर्डन ऑफ स्नेक बाइट इन कंट्री? स्नेक बाइट करने से, सांप के मारने से लोग जो कि घटना हुई है या मरे हैं जो लोग, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। किसने रिपोर्ट जारी की है? ICMR ने की है। स्नेक बाइट, ठीक है, स्नेक बाइट से मरता क्यों है? अगर कोई सांप मार लेता है जहर फैलता है। क्या होता है जहर? असली में बताओ क्या होता होगा? एक सांप अगर काटता है और अपना जहर डालता है तो क्या होता होगा? बॉडी फ्रीज होती है। आप बताओ। वो ब्लड में ब्लड सेल्स बनना बंद हो जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इसलिए हार्ट तक ब्लड पहुंच नहीं पाता, इसलिए वो ब्लॉक हो जाता है, बढ़ जाता है। जब सांप काटता है जहर आता है, तो जहर काम कर वो आपका ब्लड को क्लॉट कर देता है, मतलब कि वो थोड़ा थिक कर देगा, पतला पतला नसों से जा रहा है, वो जैसे जहर जाता है तो वो मोटा मोटा थिक हो जाता है, वो जा नहीं पाएगा और हार्ट पंप नहीं कर पाता, तो हार्ट फेलियर हो जाता है उसके बाद इस तरह से। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे सांप काटता है, हर सांप जो जहरीला नहीं होता, पहले चीज। कई बार ऐसा होता है कि सांप काटा और लोग सांप के जहर से नहीं मरे लेकिन हार्ट अटैक से मर गए। बहुत ज्यादा ये होता है ये हार्ट, अरे सांप ने काट लिया, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, सांप अगर काट भी ले और जहरीला है भी तो भी घबराना नहीं है, जितना घबराओगे आपका हार्ट पंप उतनी तेजी से होगा और ज्यादा सर्कुलेशन ज्यादा होगा। अरे नहीं, हमने पिक्चर देखी है, वो हीरो जो होता है वो हीरोइन के पैर के खून चूस के पूरा निकाल लेता है वो। हम तो हीरो भी कर सकता है, हीरोइन भी कर सकती है, लेकिन बॉलीवुड की पिक्चरों में सांप ऐसे ही सांप का जहर से निकलता है। लेकिन सुनो, बॉलीवुड के चक्कर में ना फंसना, अगर कभी ऐसा हो जाए तो जाके डॉक्टर के पास चले जाना। बॉलीवुड वाले भी यार, अच्छा कुछ भी है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये सीन आपने देखा एक ना, अच्छा सुनो, अरे सुनो मेरी बात। एक बहुत फेमस फिल्म है अमर अकबर एंथोनी, आपने बात देखी होगी। और पहला सीन उसका क्या होता है कि एक बूढ़ी औरत है, उसके चोट लग जाती है, कार एक्सीडेंट हो जाता है, उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है। अब महिला जो है लेटी हुई है और ब्लड की जरूरत पड़ रही है, तो 3 लोग जो है ब्लड दे रहे हैं। एक है उसमें अमर अकबर एंथोनी, जो कि हैं उसके बच्चे, लेकिन पता नहीं है अभी फिलहाल। और सीन कुछ इस तरह से है कि महिला लेटी है और तीनों बगल बगल लेटे हैं और खून निकल के यूं जा रहा है पहले बोतल में, और बोतल से डायरेक्टली जो है महिला के हाथ में जा रहा है, बिना जांच किए, बिना ब्लड ग्रुप जांचे और बिना प्रोसेस किया, बिना छानबीन किए। एक इंसान से पहले वो नीचे से ऊपर जाता है बोतल में, मतलब नीचे लेटा हुआ है, यूं जा रहा है और फिर नीचे से ऊपर आता है, ठीक है। तो अब हाँ, तो कौन सा मोटर पर लगी हुई है, ब्लड ऊपर गया। अब ये आप टेक्निकल बात बोल रही हो। अभी यहाँ अगर ये सीन ये होता, अच्छा ये सीन देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि माँ लेटी हुई है और 3 बिछड़े हुए बच्चे जो हैं वो खून दे रहे हैं, तो कितना इमोशनल इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पर उल्टा हो जाए, अब आप जैसा कोई साइंटिस्ट वाला पिक्चर बनाए कि नहीं खून लाओ, पहले जांच चेक करेंगे, उसके बाद महिला को लेटा के खून देंगे, तो कोई इंपैक्ट नहीं पैदा होगा ना यार, मजा ही नहीं आ रहा उसके अंदर। तो बॉलीवुड पिक्चरों के लिए है, ठीक है ना। तो सांप का जो जहर है वो वैसे ही निकाला जाएगा मुंह से, है ना। जो डायरेक्टर नहीं, वो डायरेक्टर बड़ा फेमस डायरेक्टर है, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखो। तो बॉलीवुड में यार इंप्रेशन क्रिएट करना वो चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा चलो, विच रिसेंटली साइंड MOU विद विच कंट्री ऑन द बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन? किसके साथ किया है? नेपाल, ठीक है, नेपाल के साथ काम किया है। बायोडायवर्सिटी पता ही है आप लोगों को, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पर है? सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पर है? कौन से जोन में है? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन क्या होता है?
ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? हाई टेम्परेचर ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ग्लोब का जो है। अभी वो ये क्या चीज़ है? उसकी शक्ल देख के लग रहा है मुझे इसको ये डिब्बा बोल गया उसका। अरे हैरान परेशान ना हो महिला। देखो ये है, ये इक्वेटर, ठीक है, ये हमारा 23.5 डिग्री हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ये है हमारा ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। और यहाँ पर दो चीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं, क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा, हाई टेम्परेचर होता है और हाई मॉइस्चर होता है, पानी ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़, भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और भिन्न भिन्न प्रकार के इंसान, ये बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। Which state government has signed an MOU with the US-based parallel for the oceans on plastic waste management in India, in the state? एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डिजास्टर वेस्ट मैनेजमेंट आता है ये, ठीक है। बहुत सवाल पूछे भी गए हैं कचरे के ऊपर कि भाई अच्छा बताओ, एक गीला कचरा होता है, एक सूखा होता है। गीला वाला किसमें आएगा? हरे में, नीले में? नीले पे आता है। और सूखा में मैं फेंकता नहीं कचरा ना घर के, मम्मी फेंक देती थी मैं सोने के उठने से पहले ही, तो मुझे पता नहीं लग पाया। और सूखा किसमें होता है? सूखा हरे में होता है, ठीक है। तो अब अलग अलग होता है। अब ये क्यों किया गया पहले? क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग सही हो सके, जल्दी हो सके, ठीक है, वेस्ट के अंदर। तो ये प्लास्टिक वेस्ट, और प्लास्टिक के साथ समस्या क्या है? गलती नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इनको छोड़ दिया तो जिंदगी भर कहो, जब तक पृथ्वी रहेगी चिपकी रहेगी। अभी यहाँ पर बैन लगा दिया है प्लास्टिक के ऊपर। तो कौन से प्लास्टिक बैन लगाया है? सिंगल यूज प्लास्टिक। अब ये सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या है? ये किसको हम बोलेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक है? आई थिंक 50 माइक्रोमीटर MM वाले जो होते हैं, वो थिकनेस, मोटाई, उन्हें बोलते हैं सिंगल यूज। जैसे कि आप गए और आपने कहा कि मुझे हाँ स्ट्रॉ हो गया, या जो पतले पतले प्लास्टिक होते हैं उनका यूज़ दोबारा नहीं कर सकते आप, इतने पतले होते हैं कि आप यूज़ करोगे फेंक दोगे आप। अब मोटे मोटे प्लास्टिक जो होते हैं थोड़े, जैसे आपने साड़ी खरीदी और साड़ी में जो आपको रैप करके देगा वो थोड़ा मोटा प्लास्टिक होगा। अब वो प्लास्टिक आप रख लोगे, हो सकता है कि आप उसको इस्तेमाल करो अगले भविष्य में भी इस्तेमाल कर लो कहीं जाने में, तो वो मल्टीपल यूज प्लास्टिक हो जाता है, मोटा प्लास्टिक है, ताकतवर वाला है। तो वहाँ पर बैन नहीं है, सिंगल वाले पे लग गया है बैन। क्लियर है? तो वो देखना कि मैं सही बोल रहा हूँ, 50 माइक्रोमीटर वाला जो है कि नहीं है, देखना, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सा स्टेट ने काम किया? आंध्र प्रदेश ने किया, ठीक है, कि प्लास्टिक के ऊपर वो करेगा और आंध्र प्रदेश को 2027 तक वो प्लास्टिक फ्री बना देगा, ठीक है। जगनमोहन रेड्डी जी हैं, ये CM रहे, और ये प्लास्टिक फ्री बनाना मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन मुश्किल है। अनटिल और अनलेस कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं आता। अब दूध हमें लेके आना है थैली के अंदर, वो थैली है प्लास्टिक ही, वो हो सकता है या तो शीशा लेकर आओगे, शीशे वाली बोतल में वो भी वही हरकत हो जाएगी, उसकी भी शीशा भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पुराने जमाने में ना बोतलें, दूध की बोतलें शीशे में होती थी, आप लोग ने यूज़ नहीं किया, ये अर्ली 80s मुंबई वगैरह में होता था, 80s लेट 80s में आता था, ठीक है। तो वो उसमें भी दिक्कत ज़्यादा है। प्लास्टिक पॉलीमर्स किससे बनते हैं? चलो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इथिलीन, ठीक है ना, केमिस्ट्री पढ़ लेना कि प्लास्टिक बनता कैसे है, ठीक है। और इसमें हार्ड प्लास्टिक और सॉफ्ट प्लास्टिक। हार्ड प्लास्टिक कौन सा हार्ड प्लास्टिक? एग्जांपल ऑफ हार्ड प्लास्टिक बेकेलाइट। अब बोलिए बेकेलाइट क्या चीज़ होती है? आपने वो पकाते हो क्या नाम है, खाना पकाते हो तो जो कुकर होता है, कुकर का जो हैंडल होता है प्लास्टिक है ना, वो बेकेलाइट मतलब हार्ड है, पिघलेगा नहीं। सॉफ्ट प्लास्टिक में सॉफ्ट वाले छोटे वाले। चलो 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 क्वेश्चन आ गया। अच्छा, which state in which state Reliance Industries will set up India's first and one of the most largest carbon fiber plants? Carbon fiber plant. कार्बन फाइबर क्या होता है? कार्बन फाइबर क्या होता है? क्या चीज है ये? कार्बन फाइबर होता क्या है ये? सुना नाम? एक तरह का मटेरियल है जो कि इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग जगह पर। एल्युमिनियम वगैरह को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा ये अपने आप को, ठीक है। जो हैवी जो वेट मटेरियल होते हैं, जैसे कि मान लो कोई ऐसे मान लो जैसे जहाज बनाना है। अब जहाज जितना मजबूत और जितना हल्का होगा उतना अच्छा होगा। गाड़ी जितनी हल्की होगी और मजबूत होगी, हमें दो चीजें ना, मजबूती चाहिए और हल्के। अगर हल्की अब भारी है तो पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है,
जहाज अगर बहुत ज़्यादा भारी बन रहा है, ऐसे मटेरियल से बना है जो कि अपने आप में बहुत भारी है, तो जहाज उठा ही नहीं पा रहा अपने आप को, ठीक है। तो कार्बन फाइबर जो है इस तरह का नया मटेरियल है जो कि हार्ड होता है और हाँ। लाइट वेट होता है। तो हजीरा में, गुजरात में ये बन रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बना रहा है ये। और एक ना हजीरा में एक और पाइपलाइन भी आती है आप लोगों की एग्जाम में, HBK एक पाइपलाइन आती है, पेट्रोलियम पाइपलाइन आती है, ठीक है। हु हैज लॉन्च द कंट्री फर्स्ट वर्चुअल स्कूल फॉर स्टूडेंट। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन अमीन थी ना। है। तो इन्होंने ना पहला वर्चुअल स्कूल डाला है स्टूडेंट्स के लिए। कहाँ डाला है? कि लोग पढ़ाई कर सकें, कुछ कर सकें, ठीक है। तो केजरीवाल ने किया हुआ है, केजरीवाल ने ना, हाँ ठीक है। इसमें क्या है कि जो लोग 9 से 12th तक के बच्चे जो हैं वो इन स्कूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि अपना इसमें JEE और नीट और CUET की तैयारी कर सकते हैं। इस तरह का वर्चुअल जो लोग पढ़ाई के साथ काम कर रहे हैं वो सब कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। NHPC Limited has signed an MOU with PTC India Limited for the sale of power to be generated for upcoming West City and City River 6 hydropower project in which state, in which country? हाँ सेती है, सिटी वाला सेती नदी, हाँ सेती जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली बिजली की बिक्री के लिए एक समझौता किया है। सेती नदी जो हाइड्रो पावर का मतलब क्या होता है? ऊपर से गिरता है, ठीक है ना। हाँ चलिए, नेपाल के साथ इन्होंने कोलैब किया हुआ है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन, which state or UT police is the first in the country to make collection of forensic evidence mandatory? अब फोरेंसिक मतलब फोरेंसिक वाले कोई DNA वेने देखना और सब कुछ देखना मैंडेटरी। तो ऐसा किस स्टेट ने बोला है? वो आपका दिल्ली आ गया कि भाई ऐसे क्राइम जिसपे 6 साल से ज़्यादा की सजा हो सकती है, तो वहाँ पर उन सभी क्राइमों के लिए फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करना जरूरी है। कोई DNA हो गया या कुछ भी हो गया, इस तरह की चीज़ें फॉरेंसिक करना। आजकल तो सारी पिक्चरें फॉरेंसिक बनती हैं। एक पिक्चर भी आई है फॉरेंसिक, हाँ ठीक थी, Z5 में देख लेना आगे फॉरेंसिक। साउथ की ना मूवी, साउथ की मूवी उससे ज़्यादा कॉपी किया हुआ उन्होंने, ठीक है। सस्पेंस थ्रिलर में अगर इस तरह फॉरेंसिक वाली पिक्चर देखनी है तो केरल फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है फॉरेंसिक वाली, ठीक है। अगर साइको वाला देखना है तमिल फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, और अगर भोकाल टाइप वाला देखना है तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है।